दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 51st एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम मेथड ऑफ इमेज को समझ रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, कुछ सिचुएशन को हमने एनालाइज किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेथड ऑफ इमेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेथड ऑफ इमेज जो रूल था हमारा, जो मेथड था, वो यूनिकनेस थ्योरम से हमने डेवलप किया था। यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है? यूनिकनेस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम का मतलब किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सम अदर थिंग्स। स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम बनेगी। तो यूनिकनेस थ्योरम कहती है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो आप कोई भी मेथड से उसको सोल्व करो, आपका सॉल्यूशन अगर बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट सॉल्यूशन विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन। बेशक आपने एक इंटेलिजेंट गेस से ही क्यों ना निकाला हो, अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बाउंड्री कंडीशंस आपको देखनी होंगी कि कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन है जो सेटिस्फाई हमें करनी है। जैसे कि हमने सबसे पहली जो सिचुएशन ली थी उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट एरिया का कंडक्टिंग सरफेस है और उसको अगर मैं ग्राउंड कर दूं और उसके ऊपर कुछ h हाइट ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज ले लूं और उस कंडक्टिंग सरफेस और उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहूं तो आप ऐसा कर सकते हो, बट जो सॉल्यूशन आना चाहिए इसका वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन ओनली दैट सॉल्यूशन विल बी यूनिक। अब बाउंड्री कंडीशन यहां पे क्या है? सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन तो हमने देखी कि जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो रहना चाहिए। तीन चार और बाउंड्री कंडीशन भी हमने इसके ऊपर लिखी थी। तो सबसे पहले हमने इसी को सेटिस्फाई किया कि भाई इस सरफेस के ऊपर, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जीरो बनाओ। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, हमने जितना क्यू चार्ज उस सरफेस से ऊपर था उसका नेगेटिव चार्ज उतनी ही हाइट नीचे हमने उस सरफेस से कर दिया। उसका बेनिफिट हमें यह मिला कि एक ऊपर प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो दोनों चार्जेस की वजह से जो कंडक्टिंग सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो आएगा। इसका मतलब वो बाउंड्री कंडीशन हमने सबसे पहले सेटिस्फाई करा दी। उसके लिए हमें माइनस क्यू चार्ज को बनाना पड़ा। h हाइट ऊपर जो था उतना ही हाइट फिर नीचे आपको माइनस क्यू को रखना पड़ा और इस चार्ज को हमने इमेज चार्ज का नाम दिया और इस मेथड को हमने मेथड ऑफ इमेज बोलना स्टार्ट कर दिया। एक बार जब ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारे पास एक प्लस क्यू आ गया और एक माइनस क्यू आ गया। हमने कंडक्टिंग बाउंड्री को हटा दिया क्योंकि चाहे उसको लगाओ चाहे हटाओ अब उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो उस दोनों को, उस कंडक्टिंग बाउंड्री को हटा के और दोनों जो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उन दोनों की वजह से आप रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। इससे जो आंसर आएगा वो सारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो और भी बाकी बाउंड्री कंडीशन थी उनको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर इसी मेथड को हमने एक्सट्रापोलेट किया एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। हमने देखा कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम लेते हैं और उसके साइड में हम कंडक्टिंग सिलेंडर रख देते हैं जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो वहां पे हमने देखा कि जो कंडक्टिंग सरफेस है उस सिलेंडर का वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनना चाहिए। तो हमने फिर एक इमेज चार्ज लिया उस कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर कुछ डी डिस्टेंस पे, उसकी जो सेंट्रल एक्सिस थी उससे डी डिस्टेंस पे हमने इमेज चार्ज लिया और वो जो इमेज चार्ज है वो ऐसे लिया कि आपका जो कंडक्टिंग सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। तो इस कंडीशन को, इस बाउंड्री कंडीशन को मेंटेन करते हुए हमने एक और इमेज चार्ज लिया और फिर हमने बाउंड्री कंडीशन को, जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस था उसको हमने हटा दिया क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने उस कंडक्टिंग सरफेस को हटा दिया। अब हमारे पास दो लाइन चार्ज आ गए, एक ओरिजिनल और एक आपका इमेज लाइन चार्ज। और उन दोनों की वजह से हमने किसी भी रैंडम पॉइंट पे, जो कि आउटसाइड सिलेंडर जो पॉइंट था, उस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया। फिर हमने स्फीयर के ऊपर आए। हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज है और एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब वो जो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है वो ग्राउंडेड है कि अनग्राउंडेड है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका इमेज चार्ज डेवलप होगा। अगर मैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को ग्राउंडेड ले लूं, अगर मैं उसको ग्राउंड कर दूं, तो हमने देखा कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से ग्राउंडेड स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और उस नेगेटिव चार्ज को आप उसके अंदर लोकेट कर सकते हो, उसके सेंटर से डी डिस्टेंस अवे। उस नेगेटिव चार्ज को आप डी डिस्टेंस अवे, उसके सेंटर से डी डिस्टेंस अवे आप लोकेट कर सकते हो और उसको हमने एक इमेज चार्ज का नाम दे दिया। हमने उस इमेज चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट की कि कितनी वैल्यू आएगी और कितने डिस्टेंस पे आएगा, सच दैट जो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है वो एक जीरो पोटेंशियल पे मेंटेन रहे, क्योंकि वो ग्राउंडेड है इसलिए हमें जीरो पोटेंशियल उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर मेंटेन करना है। बट जरा सोचिए अगर वो स्फीयर अनग्राउंडेड होता तो
उस केस में भी इमेज चार्ज आ गए थे हमारे पास, लेकिन उस केस में 2 इमेज चार्ज आए थे। एक आपका डी डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज आया था, ऑब्वियसली बाहर +q चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज चार्ज आएगा जो डी डिस्टेंस पे होगा, और एक आपका पॉजिटिव चार्ज, जितना इमेज चार्ज नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपको उस स्फीयर के सेंटर पे भी रखना होगा, क्योंकि इस बार नेट स्फेरिकल शेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंडेड नहीं है। तो ग्राउंडेड क्योंकि नहीं है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, नेट न्यूट्रल ही रहेगी, तो इसका मतलब अंदर भी हमें फिर एक नेगेटिव इमेज चार्ज रख रहे हो तो उतना ही पॉजिटिव आपको सेंटर पे भी रखना होगा। ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। आज हम इसी चीज को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप है, तो उसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को, इस कंडीशन को, इस चीज को वेरीफाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वेन डी ग्राफ जनरेटर है, और वेन डी ग्राफ जनरेटर को जब हम ऑन करेंगे तो इसके सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, और उसके ऊपर हमने एक प्रोब कनेक्ट की हुई है। ये जो प्रोब है, इसकी हेल्प से मैं इसको ग्राउंड या अनग्राउंड करूंगा। ये जो है ये यहां पे कनेक्टेड है प्रोब, आप देख सकते हो, ये मेरा ग्राउंड पॉइंट है। मैं अगर यहां से इसको निकाल दूंगा, इसका मतलब ये फिलहाल अनग्राउंडेड स्फीयर है, और अगर मैं इसको यहां पे कनेक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहां पे एक सेटअप बना हुआ है, और यहां पे हम अब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिचुएशन में यहां पे जब चार्ज आएगा, जब हम इस वेन डी ग्राफ को ऑन करेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आएगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, दैट विल डिपेंड वेदर दिस कंडक्टिंग स्फीयर इज ग्राउंडेड और अनग्राउंडेड। अगर मैं सिस्टम के अंदर केवल एक चार्ज को और एक स्फीयर को अगर कंसीडर करूं, और बाहर ये जो हमने कंडक्टिंग ये बॉडी जो ये लगी हुई है एक्स्ट्रा, इनको अगर मैं 1 मिनट के लिए अवॉइड करूं, केवल इन दोनों की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन सेटअप होंगी यहां पे, वो लाइन का पैटर्न डिपेंड करेगा कि ये जो स्फीयर है ये ग्राउंडेड है कि अनग्राउंडेड है। अगर ये ग्राउंडेड हुआ तो डिफरेंट तरीके का पैटर्न बनेगा, और अगर ये अनग्राउंडेड हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यहां पे पैटर्न बनेगा वो एक डिफरेंट तरीके का बनेगा। ऐसा क्यों होगा उसको हमें समझना है, और उसका जो आंसर है वो मेथड ऑफ इमेज में छुपा हुआ है। सबसे पहले मेथड ऑफ इमेज में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो हमने इंडक्शन चार्जिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपको याद हो, बहुत दिन पहले हमने एक इंडक्शन चार्जिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और मैं अगर उसको याद दिलाऊं तो मैंने एक प्लास्टिक रोड को रब किया था। उसको रब करने से प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, और फिर हमने दूसरे एक और कंडक्टिंग बॉडी को हमने चार्ज किया था बिना प्लास्टिक रोड को टच किए, जिसको हमने इंडक्शन चार्जिंग बोला था। अब उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहां से आपका एक डाउट बन सकता है जिसको हम यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे रिजोल्व करेंगे, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो, और उसके बाद हम मेथड ऑफ इमेज पे आएंगे। जरा देखिए, सोचिए मेरे पास ये स्फीयर है, और इसके साइड में मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो नेगेटिव चार्ज यहां पे रखूंगा तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, और ये साइड रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगी इस साइड से, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इधर इलेक्ट्रॉन्स की अबेंडेंस है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, और मेरी बॉडी ग्राउंडेड है। नीचे ये प्लास्टिक का ये लगा हुआ है, ये कनेक्टेड नहीं है मेरे हाथ के साथ, ठीक है, मतलब बीच में इंसुलेटर आ गया है। तो अब जरा देखिए, मेरा हाथ ग्राउंडेड है, मैं ग्राउंड से कनेक्टेड हूं, और इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको इधर से टच करता हूं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर अबेंडेंस में थे, वो इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी से ग्राउंड हो गए। पहले क्या था, पहले जितना पॉजिटिव था उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल था एज ए होल, क्योंकि ग्राउंडेड तो हमने कर नहीं रखा इसको अभी, तो ये न्यूट्रल था एज ए होल। जैसे मैंने इसको अपनी बॉडी से टच किया, इधर से इलेक्ट्रॉन निकले और वो ग्राउंड हो गए। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना ही है। तो अगर मैं अपना हाथ फिर हटा लूंगा तो अब इसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, जिसको हमने इंडक्शन चार्जिंग का नाम दिया था। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर, अगर आप हाथ को इधर से टच ना करके इधर से टच करते तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते क्या? जरा सोचिए, इधर नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल हो गए, और इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को इधर से टच कर रहा हूं। जब मैं अपने ग्राउंड, क्योंकि मेरी बॉडी ग्राउंडेड है, मैं इसको इधर से अगर टच करूंगा तो इधर क्योंकि रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मूव तो कर नहीं सकता,
तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी के थ्रू यहां पे आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, तो इसका मतलब इसकी जो बॉडी है वो अब उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि नीचे ग्राउंड से अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया है। तो इसका मतलब इस बार क्या होना चाहिए, ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से सोचते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आप इसको, अगर नेगेटिव चार्ज इधर रखा हुआ है, आप इसको कहीं से भी टच करो, चाहे आप इधर से टच करो, चाहे ऊपर से टच करो, चाहे इधर से करो, चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर इधर नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा हुआ है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, कहां से आप इसको टच कर रहे हो, चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ऐसा क्यों होगा सर कि इसके ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज आएगा? इधर से टच किया तो समझ आता है कि भी इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर से टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आए? तो आने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन उस लॉजिक के हिसाब से तो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे का कारण है मेथड ऑफ इमेज, और यू कैन से बाउंड्री कंडीशन। कौन सी बाउंड्री कंडीशन? जैसे मैं इसको टच कर रहा हूं तो इसका सरफेस जो है वो जीरो पोटेंशियल पे आ गया है, उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। इधर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर जीरो पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक इमेज चार्ज क्रिएट होगा। आपको डी डिस्टेंस, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे एक इमेज चार्ज लेना होगा, और वो जो इमेज चार्ज होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, तो वो जो इमेज चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे, और उस इमेज चार्ज और उस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इसका जो सरफेस है वो जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। अब वही जो इमेज चार्ज डी डिस्टेंस पे आपने लोकेट किया, वो एक्चुअल में इसके सरफेस पे आता है, वो एक्चुअल में वो इसके सरफेस पे टोटल चार्ज आता है जिसको आपने डी डिस्टेंस पे लोकेट किया है। ये आप ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में देख चुके हो। तो इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ। इसका मतलब इस चीज को आप मेथड ऑफ इमेज से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जरा अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। लेकिन जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमें नहीं पता कि इस स्फीयर के इस जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये हमें नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है जब मैं इसकी बॉडी को ग्राउंड करूंगा, ग्राउंड के लिए मैं ये प्रोब कनेक्ट कर देता हूं यहां से और यहां से, तो जब इसकी बॉडी को मैं ग्राउंड रखूंगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी बॉडी अगर ग्राउंडेड है, तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए अब। और उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, मैं इलेक्ट्रोस्कोप से उसको वेरीफाई कर सकता हूं। कैसे करूंगा वो अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये ग्राउंडेड है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कहां से आपने ग्राउंड किया है, इधर वाली साइड से, इधर वाली साइड से, इधर वाली साइड से, उस लोकेशन को भी हम वेरी करके देखेंगे। ठीक है, किस साइड से आप इसको ग्राउंड कर रहे हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फिर नेगेटिव आएगा, अगर ये ग्राउंडेड है तो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन कहां से आपने इसको ग्राउंड किया, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से। ठीक है, तो चलिए जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे वेन डी ग्राफ को जरा ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितना चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है। तो मैं एक बार इसको यहां से निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में आ गया है ग्राउंड। अब ये चार्ज इसके ऊपर क्योंकि ज़्यादा आता है तो थोड़ा डेंजरस भी है, लेकिन ये ग्राउंडेड है। तो सबसे पहले हम स्पार्क देखेंगे कि कितना ब्रेक डाउन कर पाता है, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी लेंथ तक ये यहाँ पे स्पार्क पैदा कर सकता है। तो उससे हमें चार्जेस का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ज़रा देखिए, ये हमारा वेन डी ग्राफ हमने ऑन कर दिया है। अब ज़रा देखिएगा, देखो काफ़ी दूरी, इवन 4-5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर पे ही आपका स्पार्क आ जाता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, और ये सारा चार्ज जो है ग्राउंड में जा रहा है। इवन मैं फोर्स को फील कर सकता हूँ यहाँ पे, मेरा हाथ जो है फोर्स को फील कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, ओके, तो खैर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वापस मैं ज़रा इसको ऑफ करता हूँ। अब इसके ऊपर चार्ज कुछ अक्यूमुलेटेड है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि वो चार्ज कैसे आप उसको फील करोगे। जैसे मैं इसके पास में लेके जा रहा हूं, आपने देखा स्पार्क आया, इसका मतलब वो अब ग्राउंड में चला गया, वो अब डिस्चार्ज हो गया। ये अब ये फिलहाल डिस्चार्ज है। तो ये तो हमने देखा कि स्फीयर के ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, मतलब वेन डी ग्राफ जनरेटर चार्जेस को बना रहा है। अब सबसे पहले हम ग्राउंडेड स्फीयर को देखेंगे। ग्राउंडेड स्फीयर के ऊपर देखते हैं कि कौन सा चार्ज आता है। तो ऐसा देखने के लिए मैं क्या करूंगा,
मैं ग्राउंड से इसको निकाल देता हूं, मैं वेन डायग्राफ को ऑन करूंगा, वेन डायग्राफ के ऊपर कुछ चार्ज आएगा और वही चार्ज मैं इसके ऊपर भी ले आता हूं, इस स्फीयर के ऊपर भी ले आता हूं, इसको टच करके रखूंगा मैं, सो दैट जो चार्ज वेन डायग्राफ पे आए वही चार्ज इसके ऊपर भी आए और फिर मैं उसको इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप पे जो भी वेन डायग्राफ पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोस्कोप पे एक तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप पे भी सेम चार्ज होगा वेन डायग्राफ वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं, उसके बाद इसको ग्राउंड करके देखेंगे कि इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वेन डायग्राफ पे पॉजिटिव है तो इसके ऊपर, अगर ये ग्राउंडेड स्फीयर है तो इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है। तो चलिए जरा करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऑन कर रहा हूं और मैं इसको टच करके रखता हूं। ओके, ये मैंने यहां पे इसको फिलहाल टच कर दिया है। तो और मैं इसको यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं ये चार्ज इसको ना। तो आप देखिए कि ये मैंने चार्ज को इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफर कर दिया है, आप क्लियरली इलेक्ट्रोस्कोप से देख भी सकते होंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोप पे अब कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अब ऑफ भी कर देता हूं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज अब स्टैटिक आ रखा है। अब जरा देखिए, ये फिलहाल मेरी बॉडी के थ्रू ये ग्राउंडेड है, ठीक है। और मैं इसको यहां पे रख देता हूं और इसको यहां से मैं ग्राउंड कर रहा हूं। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये जो है ये ग्राउंडेड स्फीयर है, यहां पे कुछ चार्ज आ रखा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ग्राउंड को यहां से निकाल देता हूं। जैसे मैंने ग्राउंड को निकाला, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑपोजिट चार्ज इसके ऊपर ट्रैप हो गया। अब आप बोलोगे सर कैसे पता ऑपोजिट है? जरा देखिए, मैं इसको पास में लेके आ रहा हूं। तो पास में लाते ही इलेक्ट्रोस्कोप क्या गया है, वापिस गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आया था वो इसके चार्ज से ऑपोजिट था, क्योंकि यही चार्ज हमने इलेक्ट्रोस्कोप पे पहले दे रखा था। तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो इलेक्ट्रोस्कोप पे जो या वेन डायग्राफ पे जो चार्ज था उसके ऑपोजिट चार्ज था। आप बोलोगे लेकिन सर वो तो इसलिए था बिकॉज आपने ग्राउंड को इस तरफ रखा था, ग्राउंड को आप उस तरफ से करो ना। तो चलिए अब जरा ग्राउंड को मैं इधर घुमा देता हूं, बात तो वही है भाई। अब जरा करके देखते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं जरा इसको पहले टच कर लेता हूं और इसको मैं ग्राउंड कर देता हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो रखी है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रखा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले इसको यहां लगाता हूं, ठीक है, और ये साइड इस बार मैंने इधर रखी है और मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं, ठीक है। ग्राउंड करके फिर मैं इसको निकाल रहा हूं, लेकिन अब देखोगे कैसे, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसका मतलब वापस से मुझे वेन डायग्राफ से पहले इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं वेन डायग्राफ का, और उसके बाद इस बार ग्राउंड को इधर रखेंगे, ठीक है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, यहां से चार्ज लिया मैंने और इसको ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा और ले लेता हूं और इसको ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अब इसके सरफेस पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है और मैं इस स्फीयर को यहां पे रख रहा हूं अब, ठीक है, यहां पे रख रहा हूं। और मैं आपको दिखा भी दूं कि ये मैंने पहले इसको टच कर लिया, इसको मैंने यहां पे रखा और ये जो साइड है ये मैंने ग्राउंड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको यहां से निकाल रहा हूं। इस बार ग्राउंड इधर वाली साइड से किया था, ध्यान रखिएगा, और इसको यहां से निकाल रहा हूं और अब जो है इसको लगा के दिखाता हूं, वापिस फिर से आ रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, जो वेन डायग्राफ पे चार्ज है वो नेगेटिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इधर से आप ग्राउंड कर रहे हो कि इधर से आप ग्राउंड कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पे इस पॉइंट को समझिए भाई, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसके सरफेस को जीरो बनाने के लिए, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप इसको ग्राउंड करते हो तो ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है इस तरफ से ग्राउंड कर रहे हो कि इस तरफ से ग्राउंड कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड ऑफ इमेज से हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपको समझ आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जरा वापस बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट्स को देखा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेथड ऑफ इमेज आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने पॉइसन इक्वेशन को देखा, हमने लैप्लासिस इक्वेशन को देखा और उसके बाद हमने मेथड ऑफ इमेज को डेवलप किया। आई होप आपको जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, बट थोड़ी क्वेश्चन की हमें थोड़ी जरूरत है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उनको जरा सोल्व करके देखते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी और बेहतर हो सके। शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से कर रहा हूं जिसमें मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और जिसका एरिया जो है वो वेरी लार्ज है, काफी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है,
और इस प्लेट का एक एंड जो है वो मैंने ग्राउंड कर रखा है, मतलब यहां पे जो V की वैल्यू है वो 0 है, और एक एंड जो है वो हमने एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर रखा है V0 से, कोई हायर पोटेंशियल है V0, कुछ भी हो सकता है V0, 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे x की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास 0 है, और यहां पे x की वैल्यू है d, इधर मेरा x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। d की वैल्यू जो है वो एरिया के कंपैरिजन में, एरिया ऑफ द प्लेट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो d बहुत छोटा है, एरिया बहुत लार्ज है प्लेट्स का। ऐसा क्यों करते हैं आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों जरूरी है। तो आप यहां पे कह सकते हो एरिया ऑफ द प्लेट्स इज मच मच लेस देन d, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, इसके अंदर एक इंसुलेटर को डाल दिया है 0 से लेके और x इक्वल टू 0.8 d तक। यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे x की वैल्यू 0.8 d है, यहां तक हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है। इस डाइलेक्ट्रिक का एप्सिलॉन r आपको दे रखा है 6 है, एप्सिलॉन r आपको दे रखा है इस डाइलेक्ट्रिक का, वो 6 है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेरिएशन ऑफ E एंड D, E एंड V, E एंड V का वेरिएशन बताना है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू D। 0 से लेकर D तक आपको E एंड V का वेरिएशन बताना है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा x के साथ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। ध्यान रखिए यहां पे एयर है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है V की वैल्यू आपको बतानी है d/2 पे, मतलब अगर मैं यहां से d/2 डिस्टेंस पे आ जाऊं तो समवेयर यहां पे आपका जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, इस पॉइंट पे d/2 लेवल पे क्या पोटेंशियल होगा ये आपको बताना है। तो अगर वेरिएशन पता चल जाएगा तो ये भी आ जाएगा भाई, ये भी कोई मुश्किल चीज तो है नहीं। नंबर 3 आपको बताना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अपर एंड लोअर प्लेट, ऑन अपर एंड लोअर प्लेट। अपर एंड लोअर प्लेट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी बतानी है, कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ये भी आपको बताना है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, ये 3 क्वेश्चन है भाई, इनको आपको बताना है। और ऑब्वियसली डी का वेरिएशन भी आपको बताना है भाई, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना, तो आप ये भी कह सकते हो डी को भी आपको बताना है कि डी कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपको यहां पे सोल्व करने हैं। कैसे करेंगे जरा देखिए। तो यहां पे मेरे पास 2 रीजन है, एक रीजन एयर का है और एक रीजन हमारा डाइलेक्ट्रिक का है। तो मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, एयर एंड दूसरा जो है वो है डाइलेक्ट्रिक। तो अगर मैं एयर में देखूं तो एयर में कोई रीजन के अंदर कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, कोई फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, ना ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो यहां पे लैप्लासिस इक्वेशन काम करेगी भाई, डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं, और यहां पे भी डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। और V केवल x के साथ वेरी करेगा भाई, 1 वेरिएबल हो गया ये तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल स्क्वायर V डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल केवल x के साथ वेरी करेगा। तो आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव लिखा है इसको आप फुल डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां से भी आप वही करोगे, डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। जब मैं इसको फर्दर सोल्व करूंगा दोस्तों तो यहां से डेल V बाय डेल एक्स क्या बन जाएगा बताओ जरा, वो बन जाएगा सम k नॉट, और यहां पे डेल V बाय डेल एक्स क्या बन जाएगा बताओ, इसको भी मैं कांस्टेंट लिख देता हूं, इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये मैंने k2 लिख दिया। आप बोलोगे सर ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है, क्योंकि रीजन दोनों के अलग अलग है। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर कहां से कहां तक है, x की वैल्यू 0.8 d से d तक है, और डाइलेक्ट्रिक कहां से कहां तक है, x की वैल्यू 0 से लेके 0.8 d तक जो है वो डाइलेक्ट्रिक है, 0 से लेके 0.8 d तक डाइलेक्ट्रिक है। तो यहां से इसलिए मैंने अलग अलग कॉन्स्टेंट्स लिखे हैं। फर्दर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x जो निकल के आएगा वो आएगा k नॉट x प्लस सम कांस्टेंट k1, और यहां पे जो पोटेंशियल लिखेगा वो बनेगा k2x प्लस k3। इस तरह से आप जो है पोटेंशियल को लिख सकते हो अलग अलग जोन में।
एयर में ये रिलेशन रहेगी और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये रिलेशन रहेगी। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। अब मैं बाउंड्री कंडीशंस को लगा रहा हूं सो दैट मैं इन कांस्टेंट्स को निकाल सकूं। बाउंड्री कंडीशन कैसे निकालेंगे भाई, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एयर वाले केस की बात करूं तो एयर वाले में अगर मैं देखूं एट x इक्वल टू डी, अगर x इक्वल टू डी पे देखूंगा तो vd क्या बन जाएगा मेरा, vd की वैल्यू आएगी v नोट, और अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो ये बनेगा v नोट इज इक्वल टू k नोट d प्लस k1। ठीक है भाई, ये रिलेशन आ गई। दूसरा एट x इक्वल टू 0.8d, 0.8d पे, 0.8d पे मुझे पोटेंशियल पता नहीं है क्या है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूं v 0.8d, यहां पे x की वैल्यू v 0.8d पुट कर दिया, इज इक्वल टू k नोट इंटू 0.8d प्लस k1। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई। तो एक रिलेशन यहां पे आ गई, एक रिलेशन यहां पे आ गई। ऐसे यहां पे बाउंड्री कंडीशंस लगाओ एट x इक्वल टू 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे देखो डाइलेक्ट्रिक वाले केस में तो v0 जो है वो मेरा 0 है दोस्तों, और यहां पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू k3। तो k3 की वैल्यू मेरी 0 हो गई। यहां पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा बोथ साइड तो इधर 0 आ गया, ये भी 0, इधर सिर्फ k3 बचा है, तो k3 की वैल्यू मेरी 0 हो गई। तो अब जो रिलेशन बनेगी वो मेरे पास आ गई है vx इक्वल टू k2x, ये आ गई भाई vx इक्वल टू k2x। अब आइए दूसरी बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0.8d, x इक्वल टू 0.8d पे अगर आप देखोगे तो ये बनेगा v 0.8d इज इक्वल टू v 0.8d इक्वल टू k2 इंटू 0.8d। आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और रिलेशन आ गई। अब सुनो, पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता है, अब्रप्टली चेंज नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल टू 0.d के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे पोटेंशियल बराबर होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, आपने डाइलेक्ट्रिक में जो पोटेंशियल का फंक्शन बना था, पोटेंशियल का जो वेरिएशन आया था, उसमें आपने 0.8d पे पोटेंशियल निकाला और एयर में आपने 0.8d पे पोटेंशियल निकाला। ये दोनों, इसका मतलब क्या होने चाहिए बताओ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि k नॉट इंटू 0.8d प्लस k1 हैज टू बी इक्वल टू k2 इंटू 0.8d। यहां से आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी भाई। ठीक है, लेकिन यहां से अपने को कुछ हासिल नहीं हुआ, अपने को अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि k3 मेरा 0 होगा, ये खत्म हुआ है बस। बाकी तो k1 k2 एंड k नोट, ये तीन कांस्टेंट स्टिल हमारे पास बचे हुए हैं। अब जरा देखिए, अब अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। जरा देखिए, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जो बनेगी दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। तो अगर वो लिखूंगा तो बनेगी माइनस के नोट आई कैप। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो माइनस लगा दो इसके साथ और आई कैप लगा दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की आएगी। सिमिलरली यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में लिख सकता हूं और वो बन जाएगी माइनस के टू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास एयर में भी और डाइलेक्ट्रिक में भी। और इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी डाउनवर्ड है और यहां पे भी डाउनवर्ड है, दोनों जगह डाउनवर्ड है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मीडिया इंटरफेस है यहां पे डाइलेक्ट्रिक और एयर का, यहां पे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी सेम रहना चाहिए, ई नहीं, क्योंकि ई परपेंडिकुलर है मीडिया इंटरफेस के, तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी सेम रहना चाहिए। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं डी एयर। एयर में डी की वैल्यू क्या आएगी, तो एयर में डी की वैल्यू क्या आएगी, जो ई की वैल्यू उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस एप्सिलॉन नॉट के नॉट आई कैप, ये बन गया एयर में। और वहीं पे डाइलेक्ट्रिक में अगर मैं डी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के टू आई कैप, ये बन जाएगा मेरा डाइलेक्ट्रिक में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डी। तो इस तरह से आप डी को निकाल सकते हो, और ये जानते हो कि आई कैप जो होगा इंटरफेस के नॉर्मल ही तो है ये, तो ये और ये बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यहां से आप ये कह सकते हो, बाउंड्री कंडीशन जो हमने लगाई है, एप्सिलॉन नॉट के नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के टू। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, इसका मतलब के नॉट की वैल्यू 6 k2 के बराबर होगी। यहां से ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन हमारे पास आ गई है, के नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 6 k2 के बराबर आएगी।
अब एक काम करते हैं, यहां पे के नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं इस रिलेशन में। तो इस रिलेशन में अगर मैं के नोट की वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू 0.8d K2 प्लस K1 इज इक्वल टू 0.8d इंटू K2। अब यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4d K2। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ये आ गया मेरे पास K1 की वैल्यू। K1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, मेरे पास आ गई है -4d K2, ये K1 आ गया भाई, और ये K नोट। अब अल्टीमेटली अपने पास K नोट K1 K2 की वैल्यू निकली नहीं है, हालांकि इनमें रिलेशन हमारे पास आ गई है। अब जरा देखिए, अब हमारे पास जो एक इंटरेस्टिंग जो रिलेशन काम देगी वो ये देगी, ये जो रिलेशन है, क्योंकि इसमें K नोट और K1 V नोट के साथ रिलेटेड है, और K नोट और K1 की वैल्यू मुझे पता है, K नोट और K1 की वैल्यू K2 की टर्म्स में मुझे पता है, तो क्यों ना मैं यहां पे पुट कर दूं। तो अगर मैं पुट करूंगा तो मैं कह सकता हूं V नोट इज इक्वल टू K नोट इंटू डी। K नोट की वैल्यू यहां पे 6K2 है, तो 6K2 इंटू डी प्लस K1, तो -4d K2, ये आप लिख सकते हो। तो यहां से K2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी V नोट बाई 2d। V नोट बाई 2d, जरा देख लीजिए भाई, ये बन गया मेरे पास K2, और एक बार अगर K2 आ गया तो यहां से K1 भी आ जाएगा। K1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, K1 की वैल्यू आएगी -2V नोट। एक बार चेक कर लो, K2 की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी है, तो -2V नोट, ये K2 आ गया। और K नोट की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, K नोट की वैल्यू आएगी 6K2, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3V नोट बाई डी। एक बार चेक कर ले भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यूज आ गई हैं, ये तीनों वैल्यू आ गई हैं। तो अब पोटेंशियल का वेरिएशन अब हमें पता चल गया भाई। अगर मैं एयर की बात करूंगा तो एयर में पोटेंशियल का वेरिएशन क्या बनेगा, तो यहां से अगर मैं वेरिएशन की बात करूंगा तो सबसे पहले एयर की बात करते हैं। तो एयर में आपका जो पोटेंशियल है जो x के साथ वेरी करेगा वो ये होगा, K नोट की वैल्यू पता है आपको, 3V नोट बाई डी एक्स, 3V नोट बाई डी एक्स प्लस K1, और K1 की वैल्यू है 2V नोट, तो -2V नोट हो जाएगा यहां पे, -2V नोट। वहीं पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा तो डाइलेक्ट्रिक में जरा देखिए, डाइलेक्ट्रिक में Vx जो बनेगा वो क्या है, वो केवल K2x है भाई, और K2 की वैल्यू आपके पास आ गई है V नोट बाई 2d इंटू एक्स। ठीक है भाई, ये आ गया। ऐसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एयर की बात करूंगा तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो है -K नोट आई कैप, और K नोट की वैल्यू जो है वो ये है, तो -3V नोट बाई डी आई कैप, ये आ गया। और यहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा तो डाइलेक्ट्रिक में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड -K2 आई कैप, और K2 की वैल्यू आपके पास ये है, तो -V नोट बाई 2d आई कैप, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रही है, पोटेंशियल कैसे बदल रहा है। अब आइए Vd/2, ये कैसे निकालोगे भाई, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। पहली बात तो d/2 डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कीजिए और यहां पे d/2 पुट कर दो। तो d/2 इसके अंदर पुट करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा V नोट बाई 4 वोल्ट। V नोट बाई 4 वोल्ट हमारे पास Vd/2 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगला सवाल है सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द अपर एंड लोअर प्लेट। ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दो तरह से सोल्व कर सकते हो, आप डी से भी सोल्व कर सकते हो, आप ई से भी सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है। अब अगर मैं इस प्लेट को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, तो अगर मैं थोड़ा सा इस कंडक्टिंग प्लेट को थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको ये प्लेट हल्की सी ऐसी नजर आएगी, और क्योंकि हायर पोटेंशियल पे तो इसके नीचे वाले सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से नजर आएगा। तो अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं, जिसमें से एक सरफेस मैं यहां पे ले लेता हूं और एक सरफेस मैं यहां पे ले लेता हूं, और अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं तो मैं जानता हूं, मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊंगा तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज सिग्मा, जो भी इसके ऊपर फ्री चार्ज है, सिग्मा इनटू डेल्टा s, जो भी इसका डेल्टा s है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट कर दो, क्योंकि एयर में देख रहे हो ना। तो यहां पे इस तरह से आप इसको लिख सकते हो गॉस लॉ से। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये तो कंडक्टर के अंदर हो गया, तो यहां पे तो E डॉट ds 0, E की वैल्यू 0 है। दूसरा, ये जो हाइट है ये हमने नेग्लिजिबल ली है, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पे भी देखने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी है,
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और एरिया भी डाउनवर्ड है, डेल्टा एस भी यहां पे डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में ये है माइनस के नोट आई कैप, तो माइनस आई कैप तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहा है, के नोट है भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो के नोट मैं लिख लेता हूं, और के नोट की वैल्यू अपने को पता है 3v नोट बाई डी, 3v नोट बाई डी इंटू डेल्टा एस। तो गॉस लॉ लगा दिया मैंने यहां पे, ठीक है, डेल्टा एस से डेल्टा एस मेरा चला गया। अब यहां से सिग्मा की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों ऊपर वाली सरफेस पे, वो आएगी 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई डी, 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई डी। तो अपर प्लेट पे क्या आया है, अपर प्लेट पे मुझे पता चल गया सिग्मा इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई डी। आप इसी को डी से भी निकाल सकते थे, आप गॉस लॉ जो है वो उसमें आप डी डॉट डी एस भी तो कर सकते हो ना, लीनियर डाइलेक्ट्रिक है भाई, हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक एयर, वैसे भी हम एयर को लीनियर डाइलेक्ट्रिक मानते हैं, तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। अब सिग्मा फ्री तो सिग्मा ही है भाई, ठीक है, वो आप लिख सकते हो, माफ कीजिएगा, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज, तो क्यू एनक्लोज में सिग्मा फ्री चार्ज की वजह से होती है डी, ध्यान रखना, तो सिग्मा फ्री इंटू डेल्टा एस यहां से ही आएगा, और डी की वैल्यू जो है यहां पे देखो, डी की वैल्यू केवल यहां पे डॉट प्रोडक्ट देगा, बाकी जगह डी अंदर जीरो है, और कर्व्ड सरफेस की तो हाइट ही नेग्लिजिबल है तो उसको लेंगे नहीं, तो यहां से अगर आप देखोगे तो डी की वैल्यू देख लो यहां पे क्या है, तो डी की वैल्यू एयर के अंदर ये है और डाउनवर्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू के नॉट इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस। तो यहां से डेल्टा एस कट जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के नॉट की वैल्यू ये है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब डी से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो डी की वैल्यू आएगी, डी हैज टू बी इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है, डेल्टा एस कट गया ना, ये डी आ गया, देखो डी इज इक्वल टू सिग्मा फ्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहां पे सोल्व कर सकते हो। अब आइए लोअर प्लेट पे, अब लोअर प्लेट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगेन मैं ई से निकाल सकता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डाउनवर्ड है, तो गॉस लॉ आप लगा सकते हो अगेन, ठीक है, यहां पे अगेन आप गॉस लॉ लगा सकते हो। तो गॉस लॉ लगाते टाइम एक चीज का ध्यान देना है आपको, अगर मैं यहां पे गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाऊंगा तो जरा देखते क्या होगा, डी पे लगाऊंगा तो क्या होगा, डी पे लगाओगे तो सीधा सीधा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा कि यहां पे जो डी की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है ना आपने डी इक्वल टू सिग्मा फ्री, ऐसे यहां पे भी जो डी आएगा वो सिग्मा फ्री के ही बराबर आएगा। तो यहां पे डी की वैल्यू क्या है बताओ, डी की वैल्यू यहां पे जो है वो ये है, ठीक है, डी की वैल्यू ये है, तो यही मेरा सिग्मा फ्री आ जाएगा। तो डी की वैल्यू जो आएगी वो अब देख लो यहां पे क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह 6 कर दो, और K2 की जगह पे क्या करोगे, K2 की जगह पे V नॉट बाई 2D करोगे, तो जब V नॉट बाई 2D पुट करोगे यहां पे 6 पुट करोगे, तो लोअर प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू -3 एप्सिलॉन नॉट V नॉट बाई D, ये बनेगा। चेक करके देख लो। आप बोलोगे सर चेक कैसे करें, जरा देखिए, गॉस लॉ अगर आप लगाओगे तो डी डॉट डी एस यहां पर नेगेटिव आएगा, डी डाउनवर्ड है, डेल्टा ए, अगर इसको आप नीचे वाली प्लेट को थोड़ा बड़ा करके निकालोगे ना अलग से, तो आपको इस तरह की प्लेट नजर आएगी, थोड़ी मोटी नजर आएगी ना, और उसके ऊपर यहां पर नेगेटिव फ्री चार्ज है, और यहां पे आपने कोई गॉसियन सरफेस लिया है, तो जरा ध्यान से देखिए यहां पे डेल्टा एस जो है ये ऊपर की तरफ है, जबकि डी जो है वो नीचे की तरफ है, तो डी डॉट डी एस करोगे तो नेगेटिव आएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है, तो सिग्मा फ्री इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा एस कट जाएगा, सिग्मा फ्री की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आई होप आपको समझ आया। आप बोलोगे सर ई से अगर करना हो तो ई से भी कर सकते हो। तो अगर मैं ये बोलूं कि ई डॉट डी एस, जरा देखना ई से बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा यहां पे, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज्ड बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर, ये बनेगा सिग्मा डेल्टा एस, ये बनेगा भाई गॉस लॉ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाओगे तो। लेकिन यहां पे देखिए ये जो सिग्मा है कौन सा है, ये फ्री चार्ज डेंसिटी। आप बोलोगे सर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की वजह से होती है, फ्री चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी दोनों की वजह से आई है। अगर आपने एप्सिलॉन आर को अलग कर दिया तो इसका मतलब आप बाउंड चार्ज को उसके अंदर कंसीडर कर चुके हो, बाउंड चार्ज डेंसिटी को इस एप्सिलॉन आर के अंदर कंसीडर कर चुके हो, केवल आपके पास क्या बचा है, यहां पे आपका सिग्मा फ्री बचा है बस। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर ये कहां से आया कि भाई जब बाउंड चार्ज को आप कंसीडर कर चुके होते हो तो एप्सिलॉन आर लगाना होता है, मतलब एप्सिलॉन आर अगर कहीं पे यूज कर लिया तो फिर सिर्फ सिग्मा फ्री लिखेंगे। ये कहां से आया, ये गॉस लॉ से ही आया। आपको याद होगा गॉस लॉ क्या होता था, गॉस लॉ होता था डाइवर्जेंस ऑफ डी डाइवर्जेंस ऑफ ई, अगर मैं लिखूं इसको डिवाइड बाई रो फ्री प्लस रो बाउंड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता था ना भाई।
चलो मैं इस एप्सिलॉन नोट को इधर ले आता हूं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट इनटू ई, मैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक को ले रहा हूं, मतलब होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मीडियम को ले रहा हूं। तो एप्सिलॉन नोट को मैं इधर ले आता हूं। अब जरा देखो रो बाउंड क्या बन जाएगा, इसको आप लिखो डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नोट इनटू ई इज इक्वल टू रो फ्री प्लस डाइवर्जेंस ऑफ पी माइनस आएगा भाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी इज इक्वल टू रो फ्री, आप ऐसे लिखोगे। और यहां पे जरा देखो इस पी को क्या लिखोगे, इस पी को लिखोगे, ये जो ई है नेट ई है, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको लिखोगे एप्सिलॉन नोट काई इनटू ई नेट इज इक्वल टू रो फ्री। अब जरा देखो यहां से अगर आप करोगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट इनटू 1 प्लस काई को एप्सिलॉन आर लिख दो, ई नेट इक्वल टू रो फ्री। अब जरा ध्यान से देखो यहां पे, तो अगर मैं गॉस लॉ को ध्यान से देखो तो यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ई जो आ रहा है दैट इज रो फ्री अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर आ रहा है। इसका मतलब अगर आप एप्सिलॉन आर को कंसीडर कर लोगे ना, तो उस वो जो एप्सिलॉन आर आया है वो बाउंड चार्ज की वजह से ही चेंज होके बना है, ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको यहां पे रो फ्री का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर मैं एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ एप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल कर रहा हूं, नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नोट लिख रहा हूं, तो फिर ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ जरा। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ ई है रो फ्री प्लस रो बाउंड बाई एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब दोनों में देखो, यहां पे ई नेट ही है, यहां पे भी ई नेट है, दोनों में ई नेट है। लेकिन यहां पे जरा देखो, यहां पे मैं एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल कर रहा हूं तो रो फ्री लिख रहा हूं, यहां पे एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, केवल एप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर रो फ्री एंड रो बाउंड दोनों आएंगे। तो अब आपको यहां पे ये सोचना है कि यहां पे अगर आपने एप्सिलॉन आर लिख दिया ना तो ये रो फ्री होगा। फ्री का मतलब ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो फ्री चार्ज है वो लेना है बस, यहां पे आपको, यहां पे बाउंड नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान देना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो फ्री चार्ज डेंसिटी आएगी वो यही आएगी, चेक करके देख लो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया कि कैसे हम यहां पे वेरिएशन देखेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब आइए डी के ऊपर, तो डी तो बहुत आसान है, डी ऑलरेडी हमने निकाल दिया भाई, ठीक है। डी केवल डाउनवर्ड होगा, एयर में ये होगा और डाइलेक्ट्रिक में ये होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको करते हैं। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था और इसमें हम कई तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। लैप्लासिस इक्वेशन को हमने यहां पे लगाया है, ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं एंड कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों, तो सोचिए मेरे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है इनफाइनाइट एरिया का और मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूं, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो मैंने जीरो बना दिया है और इसके ऊपर h हाइट पे मैंने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया है q। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस सरफेस की वजह से, या इसी को दूसरे सेंस में ये कह सकता हूं मैं कि इस कंडक्टिंग सरफेस पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेट फोर्स आपको इसका बताना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑन कंडक्टिंग बाउंड्री, कंडक्टिंग सरफेस बोल दीजिए, ठीक है। सबसे पहला ये बताना भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा इस कंडक्टिंग सरफेस पे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं पूछ सकता हूं, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इंड्यूस्ड ऑन दिस कंडक्टिंग सरफेस। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बतानी है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये भी आपको बतानी है कि इसके ऊपर क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। तीसरा आपको बताना है टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दिस सरफेस, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, कितना टोटल चार्ज इस सरफेस के ऊपर इंड्यूस हुआ, यह भी आपको कैलकुलेट करना। तो देखा जाए तो तीन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनको जरा देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह का है कि यहां पे मेरे पास ये कुछ डायरेक्शंस हैं, इसको मैं आई कैप, इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं। यहां पे ये मेरा आई कैप डायरेक्शन हो गया, ये मेरा जे कैप और ऊपर की तरफ है के कैप।
और जहां पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो एक तरह से ओरिजिन पे ही है। आप ये समझिए कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल ओरिजिन वाले के ऊपर ही है, h हाइट पे। तो अगर मुझे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सबसे पहले, तो हमें बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आप सब लोग जानते हो। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेथड कौन सा मैं इस्तेमाल करूं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर वो आंसर जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन होगा अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन ये है, बाकी सिमेट्री और वो सब तो है ही। तो उसके लिए एक काम करते हैं, यहां पे हम h हाइट नीचे एक इमेज चार्ज क्रिएट कर लेते हैं -q, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आप ले लो। उससे ये होगा कि इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो जीरो आएगा। अब आप इस सरफेस को हटा सकते हो क्योंकि आपने बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मेथड ऑफ इमेज हमने लगा दिया, हमारे पास एक इमेज चार्ज आ गया है, उससे ये जो सरफेस था वो आपका जीरो पोटेंशियल पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, इस इमेज चार्ज की वजह से कितना होगा। वही फोर्स आपका जो ये आपका नीचे वाला कंडक्टिंग सरफेस है वो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो आप देखो हमने मेथड कोई डिफरेंट यूज किया है, हमने मेथड ऑफ इमेज यूज किया है, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा, यूनिकनेस थ्योरम जो कहती है उसके हिसाब से। तो इसके ऊपर जो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, इस चार्ज के ऊपर, पहले ये देखते हैं कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से। तो वो होगा q² डिवाइड बाई 4πε0 4h² और डाउनवर्ड बनेगा -k कैप। ये इसकी डायरेक्शन होगी दोस्तों, इसके ऊपर ये फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जिस फोर्स से ये चार्ज को नीचे खींचा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो नीचे वाला जो कंडक्टिंग सरफेस है वो लगा रहा है। तो कंडक्टिंग सरफेस इसके ऊपर एक तरह से फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे मैं वापस कंडक्टिंग सरफेस को ले लेता हूं जो कि ग्राउंडेड है, ठीक है। ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू ये है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही फोर्स लगाएगा। तो लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगी, तो इसमें मैं +k कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन कंडक्टिंग सरफेस। बस आपकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, कंडक्टिंग सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आया। अगला सवाल है कि इसके ऊपर अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा गॉस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो अगर मैं इसके ऊपर, और इनफाइनाइट इसका एरिया है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ सरफेस है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो बनेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और k कैप ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव ले रहा हूं तो ऊपर की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो, आप गॉस लॉ से इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, क्यों ना मैं इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं किसी भी जनरल पॉइंट पे। कोई भी मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूं यहां पे। अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन जो है वो आई कैप और जे कैप प्लेन में है, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो इसके ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट लूंगा मैं, उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट बताऊंगा तो xy,0 ये इसका कोऑर्डिनेट होगा भाई। तो अगर मैं इसके जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट k कैप लिख दूं मैं, तो मान के चलाऊं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। चलो देख लेते हैं कि, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो ऊपर की तरफ होगी और वो क्या होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट k कैप, इसके बराबर होगी। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं और उसको इसके बराबर कर देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट k। वहां से मेरे पास सिग्मा आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे। अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो कैसे निकालोगे भाई, दो तरीके हैं, या तो आप दोनों चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो यहां पे, या फिर एक काम करो कोई जनरल पॉइंट ले लो। मतलब मल्टीपल तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। तो सोचिए मैंने यहां पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया x, y, z, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं इस चार्ज की वजह से और इस प्लेन की वजह से। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग प्लेन को हटा के उसकी जगह इमेज चार्ज ले लिया। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एक तो इस चार्ज की वजह से और एक इमेज चार्ज की वजह से। वही इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से अवे आएगी और ये जो चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ये टुवर्ड्स लेगा, ये टुवर्ड्स इस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज और इस कंडक्टिंग शीट की वजह से आएगी। कंडक्टिंग शीट का असर ही हमने पॉइंट चार्ज, ये इमेज चार्ज में लिया है। तो आप ये समझिए कि जब भी आपको ये पॉइंट चार्ज और कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना है तो आप इस शीट को हटा दो
उसकी जगह इमेज चार्ज ले लो और उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स या पोटेंशियल जो है जो भी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जरा देखिए यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सबसे पहले रैंडम पॉइंट पे कोई भी जनरल पॉइंट मैंने ले लिया, ऑब्वियसली वो ऊपर वाले जोन में होना चाहिए, नीचे वाले जोन में नहीं होना चाहिए, इमेज जहां पे बनी हुई है उस हिस्से में नहीं होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे पहले इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। उन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड, सुपरपोज कर दूंगा। तो पहले इसकी वजह से देखिए q/4πε0, q/4πε0, और ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो डिस्टेंस क्या बनेगी, ये पॉइंट बताओ इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये z एक्सिस पे है ना, तो x0 y0 और z की वैल्यू h है। ऐसे ही अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x0 y0 और z की वैल्यू -h है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस आएगी, तो वो आएगी x² + y² + z - h का स्क्वायर, z - h का स्क्वायर, और इसका रूट लेना है, बट रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लेना है ना अपने को, तो इसलिए रूट हट जाएगा। सही है भाई। तो ये हो गया q/4πε0 1/r²। ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी तो लिखनी है, तो ये डायरेक्शन इधर आएगी। तो डायरेक्शन क्या आएगी, पहले वेक्टर लिख देते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z - h k कैप। ये मेरे पास वेक्टर हो गया, डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है दोस्तों इस चार्ज की वजह से यहां पे। अब आइए इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी आपके पास, तो मैं इसको पहले रब कर देता हूं इधर से, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दूसरे वाले चार्ज की वजह से, जो इमेज चार्ज है उसकी वजह से आएगी q/4πε0 1 डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बनेगी x² + y² + z + h का स्क्वायर, और इसका रूट आएगा, लेकिन रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करना आपको, ठीक है। और डायरेक्शन अब ये वाली है, तो दिस माइनस दिस करना है, तो बनेगा -xi कैप -yj कैप एंड -h + z k कैप। ये तो वेक्टर हो गया, और इसका डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करोगे तो ये पावर हो जाएगी 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स दिस चार्ज। अब दोनों को सुपरपोज कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट दिस पॉइंट P। तो यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिखूं तो EP की वैल्यू आएगी q/4πε0, ठीक है। ये तो मेरे पास बाहर आ गया, अंदर जरा देखिए xi कैप प्लस yj कैप प्लस z - h k कैप डिवाइड बाई x² + y² + z - h का स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2, माइनस यहां से कॉमन ले लो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस h + z k कैप डिवाइड बाई x² + y² + z + h का स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2। जरा देख लीजिए भाई, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इस P पॉइंट पे, बट मुझे P पे नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पे चाहिए जो इस सरफेस पे लाई कर रहा है पॉइंट, कंडक्टिंग सरफेस पे जो लाई कर रहा है पॉइंट। तो एक काम करता हूं, z की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं बस यहां पे, बाकी सब कुछ तो भाई इसके जनरल पॉइंट पे चाहिए ना, तो z की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, यहां पे इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कोई भी जनरल पॉइंट x y 0 पे, ठीक है। तो अगर मैं z की वैल्यू यहां पे 0 पुट करूंगा तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P', इसको मैं जनरल पॉइंट को P' लिख लेता हूं, तो P' पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, इसमें z की वैल्यू 0 पुट कर दो तो बन जाएगा q/4πε0, और अंदर जरा देखिए अब क्या बनेगा, z की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहां पे भी h² हो जाएगा, यहां पे भी h² हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कॉमन ही आ जाएगा। तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बन जाएगा x² + y² + h² एंड रेज टू द पावर 3/2। ये तो मेरा बाहर ही आ गया, ठीक है। अंदर जरा देखिए क्या है, अंदर यहाँ पे xi कैप है, यहाँ पे -xi कैप है, कट जाएगा, yj कैप है, -yj कैप है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे देखो अब -hk कैप है और यहाँ पे भी -hk कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2hk कैप, ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखिए यहाँ पे ये 2 से मैं काट देता हूं, ये 2 रह गया, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो ये बनेगी q/2πε0, और ऊपर जो है वो h कर देता हूं
और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आ जाएगा दोस्तों। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इस पॉइंट पे और माइनस के कैप की तरफ आई है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इस पॉइंट पे। बहुत बढ़िया भाई। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप। मैं इसके ऊपर मान लेता हूं कि पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट के जस्ट अबाउट इस पी प्राइम पे अगर आप देखोगे बिल्कुल माइन्यूट सा ऊपर चल के वो इसके बराबर होगी। तो यहां से अगर आप सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी QH डिवाइड बाई 2 पाई, QH डिवाइड बाई 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया ना भाई मेरा, ठीक है, और माइनस का भी आएगा भाई, नेगेटिव भी आएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, सिग्मा की वैल्यू आ गई है, और नेगेटिव आया है भाई मेरे पास, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आई है। तो वो जरा देखिए वो एक्स वाई के साथ कैसे बदल रही है। एच तो मेरा फिक्स है लेकिन एक्स वाई तो मेरा चेंज हो रहा है ना। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूं तो टॉप व्यू से कैसा नजर आएगा जरा देखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। तो टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको इधर से मैं रब कर देता हूं इसको, ठीक है, इधर से इसको रब कर देता हूं। अब जरा देखिए टॉप व्यू से इसको अगर हम देखेंगे तो कैसा नजर आएगा अपने को ये। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो टॉप व्यू से मेरे को नीचे तो एक सरफेस है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट एरिया का सरफेस है, और यहां पे आपका आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, और के कैप मान लीजिए आपकी तरफ हो गया, आई कैप, जे कैप और के कैप आपकी तरफ हो गया, क्योंकि अब आप ऊपर से देख रहे हो। या आप ये कह सकते हो इस पूरी प्लेन को जो एक्स वाई प्लेन थी, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, तो के कैप आपकी तरफ चला गया और एक्स वाई जो है एक्स नीचे चला गया और वाई आपका इधर चला गया, ठीक है। अब जो आपका चार्ज है वो एच हाइट पे बाहर की तरफ है, यहां पे चार्ज है, और ये पूरा कंडक्टिंग सरफेस बन गया है। और जो पी प्राइम पॉइंट है वो समवेयर मैं यहां पे ले लेता हूं, पी प्राइम पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है एक्स है, एक कोऑर्डिनेट वाई है, और जेड की वैल्यू 0 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। सही बात है भाई, इसी के बराबर आएगी यहां से लेके यहां तक की लेंथ। अब अगर आप ध्यान से देखें ये कौन सी लेंथ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसको देखें तो अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो यहां पे जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो इस प्लेन से एच हाइट आगे है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर मैं ये लेंथ निकालूंगा, ये वाली यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ निकालूंगा तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये आर इधर है और उसके परपेंडिकुलर एच आ गया, तो उन दोनों के बीच की अगर आप लेंथ निकालोगे तो यही तो आएगी, और लेंथ का स्क्वायर कर दोगे तो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेहतर ये होगा मैं इसको आर बोल दूं, बेहतर ये होगा मैं इसको आर बोल दूं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस प्लेन में आप देख रहे हो तो एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हो तो उसको मैं आर बोल सकता हूं। तो इसका मतलब जो मेरे पास चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू वो बनेगा माइनस QH डिवाइड बाई 2 पाई, और जरा देखिए अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। आर क्या है, आर इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और एच तो मेरा फिक्स है ही, हाइट अभी एच मेरी, ठीक है। तो अब जरा देखिए अगर मुझे अब तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई भी मेरे पास। अब आइए टोटल चार्ज इंड्यूस्ड। अब टोटल चार्ज इंड्यूस्ड के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, स्मॉल एरिया से। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इसके ऊपर सरफेस के ऊपर स्मॉल एरिया लूंगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा आर डी फाई, जो डी ए बनेगा इसके ऊपर, स्मॉल सरफेस एरिया बाहर की तरफ डी आर है और इस तरफ आर डी फाई है, तो आपका ये बन जाएगा आर डी फाई डी आर। ये मेरे पास स्मॉल एरिया आ जाएगा। तो स्मॉल चार्ज इसके ऊपर जो बनेगा, ये हल्के से एरिया के ऊपर जो स्मॉल चार्ज आएगा डी क्यू जो इंड्यूस्ड चार्ज बनेगा, दैट डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है। और उसकी वैल्यू को अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा आपका डी क्यू विल बी इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू है माइनस QH डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इनटू डी ए इज आर डी आर डी फाई। ये बन गया मेरा डी क्यू।
अब मुझे तो टोटल चार्ज, इंड्यूस चार्ज चाहिए ना टोटल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फाई 0 से 2 पाई और r जो है वो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइट सरफेस है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो देखो फाई का जब इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फाई का जब इंटीग्रेशन होगा तो 2 पाई ही निकल के आएगा, बचा सिर्फ r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो अब अगर मैं यहां से माइनस क्यू एच को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, जो क्यू इंड्यूस्ड आएगा इट विल बी इक्वल टू क्यू इंड्यूस्ड, जो बनेगा इंड्यूस्ड चार्ज जो इसके ऊपर आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू एच, ये मेरे पास बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, और आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे, और इसको सोल्व करना बहुत आसान है, ठीक है, आप r और h में अगर आप ध्यान से देखोगे तो r और h में h जो है परपेंडिकुलर लेंथ है, r ये है, मतलब एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, ये r है और ये h है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थीटा ले लेता हूं, तो यहां से tan थीटा ले लेता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, ठीक है। या एक काम कर सकते हो आप, इसको थीटा ले सकते हो, इसको थीटा ले सकते हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, r अपॉन h। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई बताओ, h tan थीटा। r को आप h tan थीटा ले लेते हो, थीटा इसको मान लो ना, क्या दिक्कत है। तो अब आप बताइए, अगर मैं यहां पे dr बाई डी थीटा निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा h सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा, और डी थीटा को आप इधर ले आओ, तो dr की वैल्यू मुझे डी थीटा की टर्म्स में पता चल गई, dr इक्वल टू h सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस क्यू एच इंटीग्रेशन आर डी आर, आर की जगह पे h tan थीटा कर देता हूं, h tan थीटा, और dr की जगह पे h सीकेंट स्क्वायर थीटा कर देता हूं d थीटा, और नीचे आइए r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r की जगह पे ये जब आप करोगे तो ये बन जाएगा h क्यूब सीकेंट क्यूब थीटा, ये बन जाएगा। अब आइए लिमिट पे, जब मैं लोअर लिमिट 0 रखूंगा, r की वैल्यू जब मैं 0 करूंगा तो थीटा भी मेरा 0 हो जाएगा, और r की वैल्यू जब इन्फिनिटी करूंगा तो थीटा मेरा पाई/2 हो जाएगा, तो 0 से पाई/2, सही है भाई। अब जरा देखो, ये h स्क्वायर और ये h क्यूब बन गया, ये कट गया यहां से, सीकेंट स्क्वायर से ये एक पावर कट गया, tan थीटा अपॉन सीकेंट थीटा रह गया, तो सीकेंट थीटा को ऊपर ले जाता हूं कोस थीटा, तो यहां पे साइन थीटा डी थीटा आ गया, और साइन थीटा को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा माइनस क्यू, जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो आपका माइनस क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब जितना चार्ज यहां पे है उसी का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर टोटल इंड्यूस होगा। बड़ी ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर टोटल चार्ज जो सरफेस पे आएगा वो इसी का नेगेटिव आएगा, इसीलिए हमने इमेज चार्ज को माइनस क्यों लिया है। इमेज चार्ज कुछ नहीं होता, इसी के ऊपर जो चार्ज आता है उसी का इमेज है, उसी को आपने एक पॉइंट पे लोकलाइज कर दिया है, आप ये समझिए, उसी चार्ज को आपने उस पॉइंट पे लोकलाइज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम थी, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।